हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फिट। या स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मेरे संग की औरतें, रिटन बाय मृदुला गर्ग, जिसमें मृदुला गर्ग ने अपने आसपास जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी औरतें हैं, उन सब का वर्णन किया है इस पार्ट में। तो हमने अब तक पढ़ा, उसने अपनी नानी के बारे में बताया कि नानी जो थी वो एक स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी की शादी कराना चाहती थी। फिर उसके बाद उसने अपनी माँ के बारे में बताया कि जो उसकी माँ थी वो एक छोटी सी पारंपरिक घरेलू लड़की तो थी, लेकिन वो नाजुक भी थी, यानी उसकी शादी के बाद भी वो एक शो पीस की तरह लगती थी अपनी उसकी दादी को। उसकी दादी कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। उसके बाद उसने अपनी परदादी के बारे में स्टार्ट किया बताना। परदादी के बारे में उन्होंने बताया कि उनका जो है, लोग कहते थे कि उनका सीधा सीधा तार भगवान से जुड़ा हुआ है, वो तार खींचती और टन से तथास्तु बच जाता। अब जब लेखिका की माँ जो पहली बार गर्भवती हुई, उनको बच्चा होने वाला था, तो लेखिका की परदादी मंदिर में जाकर मन्नत मान आई कि उनकी पतोहू का पहली बेटी ही होनी चाहिए। इतना पाठ आपने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे हम। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब वो एक चोर का इंसिडेंट आएगा, ये पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया कि मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, और कमरे में भगवान से उनके तार जुड़े होने की खबर तो उसे थी। अब उसने भी ये बात सुन रखी थी कि जो बूढ़ी दादी है उसके तार भगवान से जुड़े हैं, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। ये सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, यानी कि घबरा गया। अकबकाया मीन्स घबरा गया कि लोटा उठाकर वहां पे चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी का लोटा भरा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम अब माँ बेटा हो गए हैं। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़कर, अब चोरी का धंधा तो रोमांचक ही होता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से जा लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अभी लेखिका बताती कि जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस लगा मुझे, यानी जेंटलमैन लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन 2 सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश को आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अब लेखिका अपने बारे में बता रही है। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली थी, या कहना चाहिए आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, यानी
वो बहुत बीमार थी उस समय। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो बीमार थी तो डॉक्टर ने उसे परमिशन नहीं दी कि वो वहां जाए। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र और उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तरक को समझ सकती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया। ये एक उपन्यास का नाम है, ब्रदर्स कारामजोव। किताब पढ़कर मुझे मिराक था, यानी कि उसे मानसिक रोग था किताब पढ़ना, एक मतलब फोबिया था कि वो किताबें पढ़े। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी लोग पलायन कर चुके थे, यानी जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, यानी कि इतना समय नहीं दिया कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं, यानी कि वो बिजी हो गई फिर बुक पढ़ने में। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने का क्या तुक था, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक भी नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद मैंने इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड हो गए, यानी कि मिक्स हो गए, घिल मिल गए। मुझे नहीं समझ में आया। कितना पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में, ये कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, वह पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उसमें एक अध्याय है जिसमें बच्चों के ऊपर अत्याचार होने का वर्णन किया गया, तो वो लेखिका को याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां और कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश उसी पर आधारित हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यानी लड़कियों को पहले हीन भावना आ जाती थी, हीनता की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उनके घर का माहौल ऐसा नहीं था, और परदादी जी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार करती रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मानी गई थी वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका नाम घर का नाम रानी था, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। जब वो लेखिका बनी तो उसने नाम रख दिया मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था तो अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा था, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घर गुस्सू क्यों हो। मन्नू भंडारी भी इनकी सिस्टर है। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते। मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग पूछते थे, सॉरी मन्नू भंडारी इनकी सिस्टर नहीं है बेटा, ये नारीवाद से रिलेटेड था, इसलिए उसने मन्नू भंडारी का नाम लिया। 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छुड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसी में जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए वो अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर से हिंदी के हवाले। तो ये था इसकी भाई बहनों का वर्णन कि उसकी बहनें और भाई क्या क्या करते थे। तो इसके बाद क्या क्या हुआ उसकी बहनों के बारे में भी बताया हुआ है, लेखिका के विवाह के बाद क्या हुआ वो भी बताया हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।